मेहनत करने पर आए तो। अच्छा, अब बात हो रही है कि वर्क परमिट पे ये सारे डिपार्टमेंट 3 अगस्त 2020 से खोल दिए गए हैं। ये वो वाहिद मुल्क है शेंजन, तमाम शेंजन स्टेट में, जिसमें पूरी यूरोपियन यूनियन ने इस मुल्क को इनाम दिया है, मेडल दिया है कि इसने कोरोना को बढ़ने नहीं दिया, कोरोना पे को अपने ऊपर गालिब नहीं होने दिया। यहाँ कोई डेथ कैजुअल्टीज़ नहीं हुई है। बिल्कुल कोरोना के पेशेंट जो हैं वो आए ज़रूर है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक इनके मुल्क में किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। वहाँ अभी भी SOPs के साथ तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, और कुछ SOPs और कुछ मुकर्ररा वक्त के बाद, जैसे वो है मॉल्स है, बार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई बहुत शदीद ठंडा मुल्क नहीं है ये, तो इस वजह से लोग यहाँ पे बहुत आरामदेह तरीके से रहते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में इसकी ऑर्डिनरी कॉन्सुलेट जनरल मौजूद है, लेकिन यूरोगोई की तरह वीज़ा लगाने की सहूलत ये पाकिस्तानियों को नहीं देते हैं। अगर आप चाहते हैं वर्क परमिट पे या टूरिस्ट वीज़े पे माल्टा ट्रैवल करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दुबई जाना पड़ेगा। इसकी जो एम्बेसी है वो दुबई में है, और दुबई में आपका अपॉइंटमेंट होगा, दुबई में आपको स्टे करना होगा, वहीं आपका वीज़ा लगेगा, और वहाँ से फिर आपने आगे अप्लाई करना है। अब बात आ जाती है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे काबिल हमारे दोस्त आते हैं और यूट्यूब पे ये मशवरा दे के जाते हैं कि आप जो है आप अपनी आप जो है वो खुद अप्लाई कर लीजिए, आप खुद अपने CV बना लीजिए, आप अपना खुद जो है फॉर्म फिल कर लीजिए, और आप जो है वो खुद ही वहाँ पे जाके वर्क परमिट अप्लाई कर लीजिए। ये अक्सर और पेशतर मैंने देखा है, लोग ये मशवरे देते हैं, बट थोड़े से पैसे बचाने की खातिर, थोड़ी सी जो कहते हैं ना, अपनी लालच और अपनी खुद जहनी की वजह से अपने पासपोर्ट को नहीं ख़राब कीजिएगा, क्योंकि माल्टा इस मामले में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर एक बार आपका वर्क परमिट लगा है, आपने ट्रैवल नहीं किया, आपका वीज़ा लगा और या एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा पाकिस्तानियों के लिए, देखिए ये प्रॉब्लम इंडियंस के लिए नहीं है और ये प्रॉब्लम बांग्लादेशियों के लिए नहीं है, बट ये प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के लिए है। तो प्लीज़, जिस तरह मैं अक्सर अपने वीडियो में कहती हूँ कि आपकी किडनी में पत्थर होते हैं तो आप पेट काट के किडनी में से पत्थर तो नहीं निकाल सकते, तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट। इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आप मुझसे ही काम करवाएं, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप मुतमईन होते हैं। बट अगर आपने CV बनवानी है तो अपने किसी ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट से बनवाइए। आपने वर्क परमिट मंगवाना है तो आप किसी अच्छे रिकॉग्नाइज बंदे से मंगवाइए। किसी स्कैमर के हाथ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वेबसाइट पे जो है वो बहुत सारे स्कैमर वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, जहां आप क्रेडिट कार्ड या वेस्टर्न यूनियन से फ़ीस भी पे कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होता है, आगे वो वीज़ा लग कर नहीं आता। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती। एक अच्छा एम्प्लॉयर ढूंढिए। अगर कोई आपसे 1000 गुना भी कहता है ना, कोई आपसे 15 लाख भी लेता है, 18 लाख भी लेता है, 20 लाख भी लेता है, व्हाटएवर जितने भी लेता है, हर बंदे का अपना अपना क्राइटेरिया है। क्योंकि थर्ड पार्टी बन के जब लोग काम करते हैं ना, अब जैसे मैं अपनी ही मिसाल दूंगी ऑब्वियसली, कि जैसे मैं हूँ कि मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी एजेंट से काम कराते हैं तो वो उसके बीच में भी कॉन्ट्रैक्टर और उस एजेंट के बीच में भी एक पार्टी बंदा होता है, तो इस तरह थर्ड पार्टी होने की वजह से वो पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ होता है। आप अपनी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद बिल्कुल वर्क परमिट मंगवाइए। वर्क परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं पासपोर्ट का, पहले जो चीज़ जाती है वो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड सिग्नेचर वाला पेज, ID कार्ड का फ्रंट और बैक, आपकी अपडेटेड CV,
अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो वो क्लाइंट को परेशान नहीं करता और उसकी सीवी खुद रेडी कर देता है, ठीक है। वरना आमतौर पे कुछ कंसल्टेंट जो पढ़े लिखे नहीं होते वो ये कहते हैं कि नहीं भाई आप हमें सीवी बना के दीजिए, माल्टा के इंग्लिश फॉर्मेट पे आपने वो सीवी बनवानी होती है। उसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट कोई नहीं देना है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई कोई कंपनी, अगर आप डाटा एंट्री में जा रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, आप कोई इस टाइप के एजुकेशनल फील्ड में जा रहे हैं, कोई टीचिंग हेल्पर में जा रहे हैं, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो कि फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होते हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल लेबर पे जा रहे हैं, जैसा कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग जनरल लेबर पे जाते हैं, तो उस सिलसिले में आपको डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर लास्ट आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो ज़रूर जाना चाहिए। अगरचे आपने कहीं काम धंधा किया है, कोशिश कीजिए वो एक्सपीरियंस लेटर आपका ओरिजिनल हो, और जिस काम में आपको उबूर है उसी डिपार्टमेंट को अप्रोच करवाइए और प्रॉपर किसी कंपनी से कराइए, क्योंकि यूरोप ने ये यहाँ पे कनाडा वाला सिस्टम नहीं है कि आपने बैठ के, अव्वल तो वैसे मैं लिटरली बिल्कुल मैं खुले मुंह आके ये बात कहती हूँ कि कोई करोड़ लोग अप्लाई करते हैं सुबह से रात तक में कनाडा की वेबसाइट पे जाके, लेकिन कोई 1 या 2 का ही वीज़ा लगता है, नॉर्मली खुद अप्लाई करने से नहीं लगता है। एम्प्लॉयर्स कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू जाना पड़ता है, तो उनके थ्रू जो है वो एनालाइज करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है छटाई, छांटना। जिस तरह हम यूं करके आटे को छानते हैं ना, तो जस्ट लाइक स्क्रूटनी होती है। उसमें से जिस कंपनी की वट आपके साथ, उनके साथ बनी हुई होती है, उनके क्लाइंट से, यानी जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, वो उनके बंदों को बाहर जॉब पे बुला लेती है। उसके बाद 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। फिर 1 साल में आप अपने आप को कमा लेते हैं, अपना कर्जा भी उतार लेते हैं। उसके बाद फिर 2nd ईयर वो कंपनी, सम टाइम ये होता है आपको कोई दूसरी कंपनी बहुत अच्छा ऑफर दे देती है, तो ये कोई सऊदी तो है नहीं, ये कोई दुबई के शेख तो है नहीं जो आपकी चीज़ों को पकड़ लेंगे या आपको रोकेंगे। कफील वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप कहीं और जाना चाहेंगे तो आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो उसी कंपनी को रिज्यूम कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने का प्रोसीजर है। अच्छा, आपने एम्प्लॉयर तलाश करना है, और एम्प्लॉयर तलाश करने के बाद उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके और आपके माबैन जो है वो पैसों की सेटलमेंट होगी, चाहे मैं हूँ या XYZ है, कोई भी है, तो वो उसकी एक पेमेंट शेड्यूल होता है। उसके बाद आपका सबसे पहले 3 महीने बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका नाम और सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपने पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लगा के दुबई की तमाम रसूमात अदा करके, जैसे कि आजकल जो है वो बहुत सख्ती हो गई है कि जी एक ही सिंगल PNR पे रिटर्न टिकट बनी हुई होनी चाहिए, पेड होटल वाउचर होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस वीज़े के साथ इंश्योरेंस होना चाहिए, PCR टेस्ट होना चाहिए। तो इन तमाम कवानीन के साथ फिर आप वहाँ जाके ठहरते हैं। ठहरने के बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट लिया जाता है। जाहिर सी बात है, मैं एम्प्लॉयर हूँ आपकी, तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपका अपॉइंटमेंट लूँ। फिर आपके तमाम दस्तावेज़ जो है वो गैदर होंगे, और गैदर होने के बाद आप उनको जाके एम्बेसी में सबमिट कराएंगे। हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपका वहाँ से स्टिकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा कि ख़ानदान वालों की याद आ रही है, अब्बू अम्मी की याद आ रही है, या किसी की भी याद आ रही है। आपने वहीं से माल्टा ट्रैवल कर जाना है। आपने बैक होके पाकिस्तान नहीं आना। दुबई से तो आप एग्जिट करेंगे, लेकिन आपने वहीं से आगे अपनी टिकट ऑनवर्ड लेनी है वीज़ा लगने के बाद, और आपने आगे मूव कर जाना है। ये बात इंडियंस के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये बात बांग्लादेशियों के लिए नहीं, ये मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कह रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऑर्नी कॉन्सुलेट जनरल है, लेकिन वीज़ा देने की अथॉरिटी माल्टा की पाकिस्तान में नहीं है, वो दुबई से होता है। जिस तरह क्रोशिया का जो है वो ईरान में है, जिस तरह लैटविया का जो है वो उज़्बेकिस्तान में है, बिल्कुल इसी तरह जो है, इसी तरह आपने कोसोवो का जो है वो तुर्की में है। तो ये एंट्री पेपर आपको मिल जाता है जो हम आपको भेजेंगे। आप तो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आप दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। दुबई से आपका वीज़ा लगेगा और आपने आगे मूव ऑन हो जाना है।
बिल्कुल हो रहे हैं। 3 अगस्त से खुल चुके हैं माल्टा के वर्क परमिट्स, लेकिन एक बार फिर कहूँगी, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इससे आगे के सवालात पूछिएगा, इससे पीछे के सवाल या जो मैं इस ड्यूरेशन में बोल रही हूँ वो सवाल बिल्कुल ना पूछिएगा। और मैं बाकी तो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं लगता कि कोई कमी बेशी रह गई हो। और चाहे मैं हूँ या आपका कोई भी बहुत पुरएतमाद कंसल्टेंट हो, बराए मेहरबानी 2 काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, ना खुद फॉर्म फिल करना है, ना खुद अपने हाथ से सीवी बनानी है, ना ही आपने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। इसलिए कि ये तीनों बातें होने के बाद मशवरा देने वाले का कुछ नहीं जाता है, आपका पासपोर्ट ख़राब हो जाता है। एक दफ़ा रिजेक्शन लग जाएगी तो फिर सेकंड टाइम आप माल्टा जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। जबकि शेंजन में माल्टा वो वाहिद कंट्री है जिसका वर्क परमिट इंतहाई आसानी से मिल जाता है, अगर आप तरीके और तमीज़ से अपने आप को एक अच्छे पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के हाथों में दे दें। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आएगा। एक बार फिर हाजिर होंगी एक नए शेंजन की कंट्री के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिए, SOPs का ख्याल रखिए, कोविड-19 के लिए ख़ुद को बंद ना कीजिए, एहतियात कीजिए। और स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होता है, जो मालूमात करनी है बराए मेहरबानी पहले मैसेज कीजिएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।